तो चलो, जैसा कि मैं बता चुका था, ठीक है ना, जिस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास लिखते थे, याद है ना। तो सेंटर ऑफ मास में ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आर सी एम इक्वल टू M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर अप टू Mn Rn वेक्टर पढ़े ना हम लोग, अप टू Mn Rn वेक्टर। और वही मास में भी क्या होगा, अप टू Mn मास तक, ठीक है। और वही अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे डेल्टा आर वेक्टर के रूप में लिख देना है, ठीक है ना। ऐसी डेल्टा एक्सियम रहेगा तो क्या लिखेंगे हम बताना। हम लिख सकते हैं M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 अप टू n नंबर्स, है ना, एंड डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट का y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, M1 डेल्टा y प्लस M2 डेल्टा y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस F2 डॉट 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 फॉर n नंबर। ऐसे z के लिए तुम खुद से लिख सकती हो, है ना। चलो ठीक है, तो इसको नोट किया जाए। अब देख, हाँ जैसे कि देखो, हाँ एक स्टैंड पे हम चेक करने वाले हैं। जैसे अब हम चेक करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कुछ नहीं कहने का मतलब ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा DRCM बाई DT, ठीक। हाँ इंस्टेंटेनियस DT में निकालते हैं, वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तुम डेल्टा बोली थी, इसको बोले, तो वही तो मैं पूछ रहा था ना। तुम बोली कि चलो चलो देखो, M1 R1 वेक्टर होता है ना, ठीक है, अब प्लस M2 R2 वेक्टर, ठीक है, और अप टू n नंबर्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे R वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट किया है, तो यहाँ भी ईच एंड एवरी टर्म को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी लिख सकते हैं dr बाई डी टी, यहाँ भी लिख सकते हैं dr बाई डी टी, और इस तरीके से n नंबर्स के लिए। तो dr बाई डी टी ये क्या आ जाएगा, एक पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा जी, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, और इस तरीके से फॉर दी n नंबर्स हो जाएगा जी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इस चीज़ को हम कहेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और चाहे तो इसको हम सिग्मा में भी लिख सकते हैं ना, समेशन MI VI डिवाइडेड बाय टोटल मास, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो नोट कर लो। देखो इसके हेल्प से हम लोग चाहें तो तीसरा पॉइंट है ना ये, हम निकाल सकते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कैसे, तो ये नीचे टोटल मास ही है ना, ये जो भी है नीचे ये क्या है, टोटल मास है। तो टोटल मास को आप m कह लो, m इंटू VCM। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब ये चीज़ को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इज इक्वल टू आ क्या रहा है, देख लो, M1 V1 प्लस M2 V2। इस तरीके से फॉर दी n नंबर्स हम लिख सकते हैं बाबू, Mn Vn, ठीक है।
तो देख लो बाबू, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 इस तरीके से अप टू Pn। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, ये हो गया, इससे सिर्फ तीसरा टॉपिक हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक फोर्थ है ना। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग इसे क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ भी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जितने टर्म्स दिख रहे हैं पहले उसको एक बार लिख देते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू n नंबर्स डिवाइड बाई, ये तो टोटल ही मास हो जाता होगा ना ऐड करके। ठीक है, तो इधर भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा ना, यहाँ करेंगे dv1 अपॉन dt, यहाँ करेंगे dv2 अपॉन dt, और इस तरीके से फॉर द n नंबर्स। ठीक है, अब इस मास को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं अभी मत करो, वो नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2, और इस तरीके से जितने भी नंबर्स आ सकते हैं आ जाए, एंड डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ठीक, इसको भी नोट कर लिया जाए। और अगला टॉपिक फोर्स होगा। तो कुछ खास तो नहीं, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं तो m इंटू ए सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2, और इस तरीके से जितने भी फोर्स हो सकते हैं इसी को बोलेंगे क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इस तरीके से जितने भी फोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है ना, फोर्स निकालने का एक और भी तरीका हो सकता था। ठीक है, अभी मोमेंटम बताए थे कुछ देर पहले हम, PCM इज इक्वल टू, देखो लिखा हुआ होगा P1 प्लस P2। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर ले तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है बाबू, क्या वो फोर्स होता है, डेफिनेटली फोर्स ही होता है ना। तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एक्सटर्नल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास dp1 बाई dt, वही फोर्स 1 फोर्स 2, इस तरीके से हो सकता है ये। तो फोर्स निकालने का दो तरीका है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं, चाहे तो dp बाई dt भी कर सकते हैं, दोनों से वही रिजल्ट आ रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, नोट कर लो। अभी मोशन खत्म नहीं हुआ, अभी और इसमें कुछ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, तो अभी तक हम 5 चीज़ें बता दिए ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स बता दिए। ठीक है, चलो अब आगे सीखो। देखो, जो एक्सेलरेशन होता है सेंटर ऑफ मास का, उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, उस पर हम लोग अपना थोड़ा ध्यान लगाएंगे। ये चीज़ें जो अभी बताने वाला हूँ ये सेम टू सेम 1D मोशन में भी पढ़ाया जाता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? ये तो 9th क्लास के बच्चे बताते हैं, है ना, कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले। 11th स्टैंडर्ड के बच्चे इस तरीके से बात कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो, 0, इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो सकता है जी, कांस्टेंट।
है ना। या इसी को कोई बच्चा ऐसे ही बता सकता है कि सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये सारी तीनों बातें एक ही है कि अलग है। और कोई बच्चा इसी को चौथे तरह से भी बता सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है ना वो कितना हो जा रहा है, 0। ये चारों बातें एक ही है। इसी को कोई बोल सकता है यूनिफॉर्म मोशन, नहीं बोल सकता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना। वो तभी संभव है जब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये 4 एक 5 पॉइंट जो लिखे ना, पांचों का मतलब एक ही चीज है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 नहीं हो, है। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास जो मोशन करेगा उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका ये मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो इसमें कांस्टेंट रहेगा। बोलिए, नहीं रहेगा। क्या उसमें मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं से फोर्स लगा है कि नहीं। ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें हम 2 और टाइप बताएंगे। वो तुम जानती होगी, है ना, कि एक्सेलरेशन 2 तरीके का होता है, या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका 2 टाइप अभी और बताएंगे। ये तो बेचारा 0 है तो इसमें क्या ही टाइप बताएं, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है ना। जस्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब इस पर अगर हम विचार करते जाएं तो हम सोच सकते हैं कि ये कांस्टेंट होना 2 प्रकार का कांस्टेंट हो सकता है। या हाँ, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यही 2 चीजें हो सकती है ना। इस पर और विचार करते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा संभव, नहीं ना हो पाएगा। तो इसी में बात कर रहे हैं। तो इसमें डेल्टा एक्स सी एम कितना आ जाएगा, 0। डेल्टा वाई सी एम कितना आ जाएगा, और उसी तरीके से डेल्टा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये कब कांस्टेंट हो रहा था, बिकॉज हमने फोर्स क्या कर दिया था, याद है ना, 0 कर दिया था, ठीक है ना। तो इस लॉजिक पर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले में देख लो, अगर VCM है, अगर VCM है तो भाई सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो के रहेगा, होगा ना। और उसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, डेल्टा RCM। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम का इंटरवल, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, इसको निकाल लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए। और भी वेरिएबल यदि रहता तब तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है कि नहीं, ठीक। तो नहीं, वो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक ना। मोमेंटम, ठीक।
एग्जैक्टली तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं हम। PCLM इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये कब एप्लीकेबल है? ये ऐसे एप्लीकेबल है जैसे अभी अभी हमने बात करी ना कि जो एफ एक्सटर्नल होगा वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, और टोटल मोमेंटम था क्या, यही P1 + P2 इस तरीके से था ना। तो मान लो कि अगर ये चीज़ जीरो हो जाता है, ये चीज़ क्या हो जाता है, जीरो, तो जीरो कब हो सकता है ये डिफरेंशिएशन? ये तब हो सकता है जब P1 + P2 प्लस इस तरीके का जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, माने ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसी को तो बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन जो है लीनियर मोमेंटम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या रह रहा है, कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि लीनियर मोमेंटम है जो टोटल, ठीक है, ये चीज़ क्या है बाबू, कांस्टेंट है ना। इसका मतलब और डिटेल में अगर समझें तो P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल, इस तरीके से जितने नंबर हो सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 फाइनल प्लस P2 फाइनल, और इस तरीके से जितने भी टर्म्स हो सकते हैं। इसका मतलब समझ रही हो ना कि ये दोनों पहले का टोटल इनिशियल मोमेंटम है, हाँ, फाइनल टोटल और इनिशियल टोटल का सम हमेशा क्या रहेगा, बराबर, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, G जीरो रहेगा, ठीक है ना, नोट कर लो। तो अब देखो मैं ये बताने जा रहा था कि यदि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं है तो देखो ये तुम्हें याद होगा कि अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या रहता है ना, वेरिएबल, तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, याद है ना। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मान लो इस तरीके से dv/dt, तो हम लोग लिखते हैं ना dv = ADT का इंटीग्रेशन। तो इसके सारे सवाल इंटीग्रेट क्या, नॉट कांस्टेंट वाला का भी कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो इसके लिए रटा रटाया तीन इक्वेशन तो जानते करते हैं हम सब लोग, क्या जानते हैं, v = u + AT, ठीक है ना। तो ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, कांस्टेंट, है ना। फिर हम ये लिख सकते हैं RCM वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट = ये लिख सकते हैं ना UT + ½ AT²। तो इसका इस्तेमाल हम क्यों और कब कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर ये कांस्टेंट है तभी तो, है कि नहीं, या VCM² = UCM² 2 × A × S, तो S के जगह पे क्या लिख देंगे, ΔRCM, है ना।
तो सोचने की बात ये हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये चीज़ क्या दिया रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल कब करना है, जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। ठीक है ना। चलो नोट कर लो जी, ये सारी चीजें याद करो, 1D और 2D मोशन में पढ़नी होती थी। अब हम पाथ डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ, नहीं पाथ मतलब कुछ और है। देखो अगर ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है, 0 हुए, तब तो पाथ का बातें करना बेकार है ना, क्योंकि उस समय डेल्टा आर सी एम ही कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर इसका क्या ही बात करें। तो इसका दूसरा केस देखते हैं। ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, लेकिन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, नॉट 0 है, तो ऐसे केस में पाथ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लगेगा तो कोई कैसे चलता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो क्या रहता है, स्पीड कांस्टेंट, और पाथ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है कि नहीं। ठीक है। तीसरा देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 नहीं है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो यहाँ से दो तरीके का पाथ संभव हो सकता है। ठीक ना। एक तो ये कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या रहेगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तब भी स्ट्रेट पाथ बनता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे हर चीज किसके लिए है, जान ही रही हो, सेंटर ऑफ मास के लिए, हर चीज उसी के लिए। तो ऐसे केस में बन जाता है पाथ क्या, पैराबोला। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी हो ना, तो ये तभी होता है जब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होता है। ठीक है। अच्छा तीसरा केस तो ये हो गया, पहला दूसरा तो जीरो एक्सेलरेशन का था, है ना। तीसरा किसका था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। अब अगर एक्सेलरेशन है बट वेरिएबल है, बट क्या है, वेरिएबल, तो यहाँ से तीन चीजें आती है। ठीक है। एक चीज मान लो कि अगर एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये बना देगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर पाथ। ठीक है। अगर जो एक्सेलरेशन क्या है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो फिर से क्या बन जाएगा, स्ट्रेट पाथ। लेकिन अगर यही ना परपेंडिकुलर रहे ना पैरेलल रहे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ना पैरेलल है और ना परपेंडी, ऐसे केस में जो पाथ बनता है ना वो बन जाता है कर्व पाथ। ठीक है ना। वो क्या बन जाएगा, कर्व पाथ बन जाएगा। कर्व कुछ भी कर्व हो सकता है, एनी कर्व। तो इसी में देखो सारा पाथ आ गया, देखो ध्यान से आ गया ना, कि कुछ बचा भी, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो। तो एक सवाल है बच्चे, ठीक ना, मान लो कि कोई एक बॉम्ब है, ठीक ना, तो ये कोई एक बॉम्ब है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ठीक ना, एक बॉम्ब क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और कहीं रास्ते में सडनली वो क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया। ठीक है ना, सडनली रास्ते में वो क्या कर गया,
एक्सप्लोड कर गया, ठीक है ना। एक्सप्लोड करने के बाद ये दो टुकड़ा में बट गया। बटने के लिए तो कई एक टुकड़ा में बट सकता है ना। बट चलो मान लिए कि दो टुकड़ा में बट गया। तो दो टुकड़ा में जब ये बट गया तो क्या देखा गया कि इसका एक टुकड़ा आगे गिर गया, ठीक है, और एक टुकड़ा यहाँ भी गिर सकता है, चाहे इधर भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, इवन पीछे भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, ठीक है ना। तो चलो हम ऐसे लो यहीं पे गिरा दिए, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पता है, उसको इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो स्टिल जिस पाथ पे कंटिन्यू कर रहा था ना, वो उसी पाथ पे कंटिन्यू करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाँ, ऐसा क्यों हो पाएगा कि सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू करेगा अपना ओन पाथ। सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू इट्स ओन पैराबोलिक पाथ। उसका कंसेप्ट अभी हम बता चुके हैं, ध्यान से सोचना। एक्स और वाई में सेपरेट सेपरेट मोशन को ब्रेक करके सोचो, तो अपने आप जवाब मिल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स क्या है बताओ, क्या वो जीरो? बिल्कुल। तो वेलोसिटी किसी भी स्टैंड पे टेंजेंशियल होगा और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे। तो पैराबोलिक पाथ का कंडीशन तो बन ही रहा है, तो पैराबोलिक पाथ तो बन ही रहा है। मेरा सवाल ये था कि ये कंटिन्यू इसी पाथ पे क्यों चल रहा है, अगर एक्सप्लोजन भी हो गया तो मैं उसका कारण बता रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में क्या है, जीरो है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस जो भी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना। तो इसीलिए एक्सप्लोजन करने से थोड़े कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं ना। एक्सप्लोजन क्यों होता है, याद करो, एक्सप्लोजन होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज, होता है ना। एक्सप्लोजन पढ़े हो ना, तो एक्सप्लोजन क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज। और इंटरनल फोर्सेज कभी भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को बदल सकता है क्या, नहीं, नहीं ना बदल सकता है। एक्सटर्नल फोर्स है ये नहीं है, इंटरनल फोर्सेज कैन नॉट चेंज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं। क्योंकि इंटरनल फोर्सेज का नेट सम क्या आता है, जीरो होता है कि नहीं। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। इंटरनल फोर्सेज डज नॉट चेंज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इंटरनल फोर्सेज चेंज कर नहीं सकता है, जो एक्सप्लोजन का फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लगातार क्या रहेगा, एक्स के डायरेक्शन में कांस्टेंट। तो जो इसका रेंज रहेगा वो सेम रेंज रहेगा, सेम रेंज रहेगा मतलब सेम पैराबोलिक पाथ पे वो जा रहा होगा, और क्या, है कि नहीं। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, अपने ओन पाथ को कंटिन्यू करेगा। और mg जो नीचे लग रहा था वो तो कंटिन्यू लगते ही जाएगा, लगते ही जाएगा ना। मतलब सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला जो फोर्स था एक्स में और वाई में, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया एक्सप्लोजन के जस्ट पहले और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद, ठीक है। इसलिए सेंटर ऑफ मास अपने ही पाथ को लगातार क्या करते रह गया, कंटिन्यू। समझ गए या फिर से बताऊं? मतलब ही एग्जैक्टली, एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, इंटरनल फोर्स कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपने मोशन को क्या रखा, कंटिन्यू
न्यू रखा। ठीक, नोट कर लो। देखो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रहता है बाबू, ठीक ना। मान लीजिए कि ये एक प्लैंक है, ये क्या है, कोई एक प्लैंक, और ये नीचे जिस ग्राउंड पे रखा है ना, वो ग्राउंड क्या है, स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आइस बोल देगा, एग्जाम्पल के लिए, तो आइस पे तो ऐसे भी फ्रिक्शन लगता है क्या, नहीं लगता है, ठीक है ना। मान लो इस प्लैंक का मास कितना है जी, m, और लेंथ कितना है जी, l, ठीक। अब इसके ऊपर जो है ना वो एक इंसान है, ठीक है। इस इंसान का मास क्या है जी, m, ठीक है। अब ये इंसान जो है ना चल के इस किनारा से इस किनारा पे चला आता है, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि प्लैंक कितना चलेगा। तो इफ मैन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड with respect to plank, then find displacement of plank। अब प्लैंक कितना चलेगा जी, ये हमें बताना है। सवाल समझ गए, नोट करो जरा, बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो अगर हम बात करते हैं कि फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्स एक्सिस में पूरे सिस्टम पे कितना है, 0 है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में ये भी है कितना, 0 ही है ना। तो वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है, बदलेगा भी नहीं। तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1, पढ़े थे ना हम लोग, अब प्लस m2 डेल्टा x2, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा। ये मान लो मैन है, तो मैन जो है वो कितना चलेगा बाद में देखते हैं, पहले प्लैंक को देखो। प्लैंक मान लो पीछे की तरफ गया है x, इमेजिन करो, तो आदमी आगे की तरफ कितना जाएगा, l माइनस एक्स। ये सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हैं, ठीक है ना। तब प्लैंक चला गया पीछे, तो आदमी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा ना, कितना से, l माइनस एक्स से। तो इसमें साइन माइनस लिए तो इसमें साइन क्या ले लिए, प्लस। अब तो बड़ा सिंपल है ना। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एम एल माइनस एम एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स, है ना। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले आएंगे तो आ जाएगा m प्लस एम इंटू एक्स बराबर कितना, m इंटू एल। फाइनली हमें दिख रहा है x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है बच्चे, ये आ जाएगा m इंटू एल बाई m प्लस m। इतना जो है मैन का मूवमेंट होगा राइट हैंड, मैन का नहीं प्लैंक का, प्लैंक का l माइनस एक्स, एल एग्जैक्टली उसको डिफरेंस करके हम निकाल लेंगे। लो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट, देखो यहाँ देखो, एक शांति शांति 2 मिनट दो, हम बताते हैं। मैन कितना चला है देखो, l माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें x का वैल्यू तो आ ही जाएगा l माइनस m इंटू एल
बाई एम प्लस एम। अब इसको जैसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे ना, तो यही आ जाए कैपिटल एम इंटू एल डिवाइड बाई एम प्लस एम। ठीक है ना? है तो देख लो ध्यान से, मास का एग्जैक्टली देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है मास का इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो एक प्लैंक दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे ना स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, अब प्लैंक है फ्री, चलने को फ्री है प्लैंक, प्लैंक फ्री है। अब प्लैंक के ऊपर देखो क्या है ना, एक ब्लॉक है एम मास का। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे कि इस प्लैंक का जो बॉटम है ना, प्लैंक के बॉटम का लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, तो ये प्लैंक, ये ब्लॉक जो है चल के बॉटम तक आया है। ठीक है ना, तो ये जो ब्लॉक है मास एम का, ठीक है ना, मूव टुवर्ड्स बॉटम विथ रिस्पेक्ट टू वेज। इसको वेज बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है ना, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। वेज कितना चलेगा ये हमें बताना है। ठीक है ना, बताओ। देखो हमें फिर से बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखना है। ठीक है ना, हमें सिर्फ क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लुक ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो मान लो कि अगर वेज पीछे की तरफ खिसका है एक्स, और ये चल के बॉटम पे यहाँ आ गया, ठीक है ना, तो एक्चुअली में ये कितना चला है, एल माइनस एक्स ही चला है ना। ठीक है, तो हम ये वाला लगा देते हैं कि डेल्टा एक्स सी एम इक्वल्स क्या होता है, एम वन डेल्टा एक्स वन। हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0। तो एम है ब्लॉक वाला, ब्लॉक कितना चला, अगर राइट हैंड साइड पे चला एल माइनस, इसको प्लस मान लेते हैं। तो वेज पीछे की तरफ चला एक्स, इसको सॉल्व करके हम लोग जानते हैं ना कितना आने वाला है, क्या आ जाएगा, एम एल अपॉन एम प्लस एम, है ना। और अगर हम ये चेक करें कि एक सेकंड, समझ गए। अच्छा मैं ये बता रहा था एल माइनस एक्स, तो वही मास का इन्वर्स रेशियो में आ जाएगा ना, तो एम एल बाई एम प्लस एम आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लिया जाए। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बोट है। ठीक है, तो बोट कैसा दिखेगा, तो सिंपल सा ऐसे बोट बना लेते हैं, है ना। मान लो ऐसा कोई बोट है, ठीक है।
और बोट कहाँ है, पानी पे, ठीक है ना, पानी में नहीं रहेगा और कहाँ रहेगा बोट। और ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह का नाम लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का नाम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और जो बोट है, बोट का लेंथ क्या है, एल, और बोट का सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इसके एम बीच में होता होगा, है ना। इसके एक किनारे पे जो है ना एक पर्सन है, इनका नाम है एस सी वर्मा, जानती हो। और दूसरे किनारे पे एक दूसरे पर्सन है, इनका नाम शायद तुम नहीं जानती होगी, एस बी माथुर, ठीक है। अब दोनों लोग जो है ना फिजिक्स का एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो बीच में आ गए, दोनों बीच में आ गए, ठीक है। तो बोट कितना चलेगा ये सवाल है, ठीक है ना, सवाल समझ गए, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखो और जरा एक अटेम्प्ट लेके देखो, ठीक है ना। तो मान लो कि जो बोट है ना ये पीछे की तरफ कितना गया, एक्स, तो ये m1 वाला इंसान जो जाएगा ना बोट के रिस्पेक्ट में कितना आगे जाएगा, l/2, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा, l/2 माइनस एक्स। जो m2 वाला इंसान है वो बोट के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ कितना जाएगा, l/2, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चल जाएगा, l/2 प्लस एक्स, समझी क्या। अब फिर वही कि x के डायरेक्शन में अगर हम चलें, x के डायरेक्शन में यदि हम चलें तो हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स x में कितना होगा, 0, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी x में कितना है, 0, तो वही डेल्टा एक्सियम 0 कर देंगे हम, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्सियम जैसे 0 करेंगे तो वैसे लगा देंगे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3। m3 चलो हम बोट को मान लेते हैं, तो बोट मेरा पीछे भागा है ना x से, ठीक है, माइनस एक्स से। मेरा जो m1 मास है वो आगे की तरफ गया कितना से, l/2 और माइनस एक्स से। m2 मास जो है वो भी पीछे की तरफ ही भागा है ना, तो m2 इंटू कितना आ जाएगा, l/2 प्लस एक्स। इसका एक माइनस हमको लगाना है तो चलो हम यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। देख लो, अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सबको तो हमको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल सकता है क्या, तो बस वही हमको चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेट कर देते हैं, देखो m1 इंटू l/2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस m2 इंटू l/2, बाकी x वाला टर्म एक साथ लिख दे रहे हैं, इसमें एक टर्म क्या आएगा, माइनस m1x, यहाँ पर एक टर्म क्या आएगा, माइनस m2 इंटू एक्स, यहाँ पर एक टर्म क्या आएगा, माइनस mx। x x x तीनों में से क्या है, कॉमन है, तो आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m, और ये वाला रह जाएगा एक साइड, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू l/2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, तो ये हो जाएगा x का आंसर, ठीक है ना। हम लोग इसी में क्वेश्चन का फॉर्मेशन करते हैं, देखो क्या करेंगे हम लोग, समझना। बनाने का तरीका लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं कि m2 को रोक दिए हैं, m2 को हम चलने नहीं दे रहे हैं, m1 को चलवा रहे हैं। तो हुआ क्या है कि इफ m1 goes at
राइट एंड, मतलब समझ गए ना, टू मीट M2, M1 गया है ना, ऑन बोट, बोट के ऊपर जो है चल करके M1 गया है M2 के पास, राइट एंड के पास, ठीक है ना। तो बताना है बोट कितना चला है, तो देखो कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। मान लो कि बोट पीछे गया x से, ठीक, तो इस बार M1 कितना चल गया, बोट पर से कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि L चला है, और ग्राउंड से कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि कितना चला है। अच्छा, ये M2 कितना चलेगा, M2 ठीक उतना ही चलेगा जितना बोट चला है, क्योंकि ये तो चुपचाप बैठा हुआ है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे खाली पुट कर देना है, तो देखो ये 0 हो गया, M1 ये वाला है, तो M1 वाले में क्या कर देंगे जी हम लोग, L माइनस एक्स कर देंगे, है ना। M2, तो M2 तो उतने चला है जितना बोट को चलना था, है ना। अब बोट तो उतना ही चला होगा, बोट और M2 बराबर बराबर चला, अब यहाँ से x नहीं निकल जाएगा, बताओ, बहुत प्यार से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना ही, M1 इंटू एल माइनस M1 इंटू एक्स माइनस M2 इंटू एक्स माइनस M इंटू एक्स, तो आ गया जी x इक्वल टू M1 इंटू एल बाई M1 प्लस M2 प्लस M। कितना सिंपल है कि नहीं। इसी में एक तीसरा क्वेश्चन भी हम फॉर्म करेंगे, सोचो क्या, हम क्या करेंगे ना, M2 को उठा के ले जाएंगे किसके पास, M1 के, वो चल के जाएगा, M1 चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है ना। वो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग उल्टा कर दिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इस बार M2 उठ के गया है मिलने, किसके पास भाई, तो M1 के पास। ये वाला कंसेप्ट बार बार लगाएंगे, डेल्टा HCM फिर से 0 होगा, तो यहाँ पर देखो होगा क्या, जरा इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि M1 चल नहीं रहा है, राइट, M1 नहीं चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक है ना। M2 को चल के जाना है इधर, तो अगर M2 इधर जाएगा ना, तो इस बार बोटवा जो है ना, इसको कहाँ खिसकना पड़ेगा, राइट में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हिलना डुलना नहीं ना है, कि इधर जाएगा तो फिर बोट को राइट में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बोट अगर राइट में जा रहा है, M2 बोट के रिस्पेक्ट में कितना जा रहा है, L, तो वो M2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा, L माइनस एक्स, और M1 वाला तो बोट पे चुपचाप बैठा हुआ है, तो वो उतना ही चलेगा जितना बोट चल रहा है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो तो M1 कितना गया, M1 राइट हैंड साइड पे गया बोट के बराबर, बोट कितना गया, बोट राइट हैंड साइड गया x के बराबर, और ये जो M2 है, M2 बाएं साइड जा रहा है कितना, L माइनस एक्स, अब बाएं साइड जा रहा है तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या कर दो, माइनस, ठीक है ना। अब खाली क्या रह गया ना, कैलकुलेशन, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो जरा गौर से, 0 बराबर ये कितना आ जाएगा, M1x माइनस M2L प्लस M2x अब प्लस mx। यहाँ से हम x बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एक M2L है जो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस L। देखो आया है ना ये चीज, बस ये हो गया है ना। एक और छोटा सा कंसेप्ट बताना है हमको, ठीक है। दो गो पार्टिकल है, ध्यान से समझना क्या है, देयर आर टू पार्टिकल है, एक है M1 और एक है, चलो देखो बहुत दूर कर दिए हैं, M2, ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है,
तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है ना, मूव करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन, कुछ मान लो कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। तो टू पार्टिकल्स आर मूविंग ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशन। तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे। बताओ दोनों कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। एक्चुअली कहाँ मिलेगा यही बताना है, कब मिलेगा ये नहीं बताना है, कहाँ मिलेगा दोनों बताओ। हाँ एग्जैक्टली, ये दोनों मिलेगा सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है ना, और कहीं मिलने का चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है, याद रखना, दे विल मीट एट सेंटर ऑफ मास। क्लियर। अच्छा ये बताओ, जिस समय लोग चलना शुरू किया होगा, मान लो इसका u1 वेलोसिटी क्या हो गया होगा 0, और मान लो इसका u2 वेलोसिटी क्या रहा होगा 0। कुछ देर के बाद देखा गया कि m1 यहाँ पहुँच गया है और m2 यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। इसका कुछ वेलोसिटी भी है, ठीक है ना। मान लो कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया है v1 और इसका वेलोसिटी कितना हो गया है v2 बाद में, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस मोमेंट पे, जब ये लोग यहाँ पे और यहाँ पे पहुंच चुका है उस समय का। बताओ तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। गलत, 0 होगा। 0 कैसे होगा बताओ। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 इसलिए होगा कि इस पे कहीं से कोई बाहर से फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुरुआत में इनिशियल में कितना था 0 था। तो ये बदलेगा कभी नहीं, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसी पे तो हम लोग अभी 4-5 वो सवाल किए ना, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पार्टिकल्स का खाली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, होना ही पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी 0 चाहिए, तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्योंकि इनिशियली 0 था तो फाइनली भी क्या रहेगा 0। इंडिविजुअल पार्टिकल का भले बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे तुम ये अप्लाई कर लो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग m1 का इनिशियल मोमेंटम, m2 का इनिशियल मोमेंटम दोनों जोड़ दो, फाइनली जब लिखोगी m1 v1 तो इसका क्या लिखना पड़ेगा m2 v2 माइनस। कहने का मतलब इसका मोमेंटम अगर +100 है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा -100। जोड़ेगी तो अभी भी कितना मिलेगा। तो वही चीज बात तो है, समझी। तो टोटल मोमेंटम अभी भी क्या है 0। इसका मतलब ये भी है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जितना था उतना ही रहेगा, ये लोग कितना भी चल ले, ठीक ना। नोट कर लो। देखो इसी में अगर हम एक सवाल और जोड़ दें, मान लो कि चलते चलते ऐसा एक समय आया कि जब ये m1 m2 जो है ना यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और अब इसका मान लो वेलोसिटी कितना हो गया v3 और इसका वेलोसिटी कितना हो गया v4। तो अभी भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा 0 ही रहेगा बस ये। हाँ बस यही कंसेप्ट बताना था और क्या। अब मोमेंटम का कंजर्वेशन अभी भी लग जाएगा। इसका मोमेंटम यदि प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो
ताकि नेट मोमेंटम का सम क्या रहे, हमेशा के लिए 0 रहे। ठीक है, तो ये समझने के लिए था। ठीक है ना, इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखना है, ठीक।